8th Science Crop Production and Management Part 2. हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अबाउट वाटर लॉगिंग। तो वाटर लॉगिंग क्या होती है कि जब टू मच वाटर दिया जाता है, यानी बहुत ज़्यादा हम वाटर दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं? क्रॉप्स को दे रहे हैं वाटर लार्ज क्वांटिटी में। हम थोड़ा क्वांटिटी में पानी दे रहे हैं, जितना रिक्वायर्ड है तब तो ठीक है, बट ज़्यादा पानी दे रहे हैं या कहीं पे अक्यूमुलेशन हो जा रहा है। अक्यूमुलेशन यानी कि कहीं पे जमाव हो जा रहा है, पानी का जम जा रहा है पानी सॉइल के अंदर, तो रूट्स ब्रीथ नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं ब्रीथ कर पाएंगे? क्योंकि वहाँ पे इतना ज़्यादा पानी रहेगा कि ऑक्सीजन कट ऑफ हो जाएगी, तो रूट्स क्या होंगे? रूट्स ब्रीथ नहीं कर पाएंगे एंड अमाउंट ऑफ सॉल्ट भी वहाँ बहुत ज़्यादा रहेगा, इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ सॉल्ट रहेगा। ठीक है बच्चों, इसके अलावा फर्टिलिटी कम हो जाएगी सॉइल की। क्यों फर्टिलिटी कम हो जाएगी? क्योंकि जो टॉप लेयर ऑफ सॉइल है वो तो बह गई आपकी पानी में। इसके अलावा आपका क्या हो रहा है बच्चों? इसके अलावा आपका जो पानी था उसने ऑक्सीजन सप्लाई बंद कर दिया। तो वाटर लॉगिंग के प्रिवेंशन के लिए दो मेथड है। एक तो प्रॉपर ड्रेनेज होना चाहिए, यानी पानी बहता चला जाना चाहिए। दूसरा वेल एरिएटेड सॉइल होना चाहिए, यानी सॉइल में अच्छे से एयर आ रही हो। जब सर्कुलेशन अच्छा होगा तो इरिगेशन भी अच्छा माना जाएगा। नेक्स्ट आते हैं पॉइंट वीडिंग। वीडिंग क्या होता है? रिमूवल ऑफ अनवांटेड वीड्स। वीड्स एक तरह के पेड़ होते हैं जो क्रॉप्स के साथ, अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जो क्रॉप के साथ ग्रो हो जाते हैं। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होती है? वीडिंग एसेंशियल क्यों है? क्योंकि वीड्स जो होते हैं वो compete करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि एक प्लांट आपने लगाया, उसकी बगल में बहुत सारी घास निकल आई। अब जो प्लांट आपने लगाया है उसको वो बढ़ने ही नहीं देगी घास, है ना? क्योंकि वो जो आपने मेन प्लांट, मान लो टोमेटो का प्लांट लगाया है और उसकी बगल में घास निकल आई, तो वो टोमेटो का प्लांट क्यों नहीं डेवलप होगा? क्योंकि ना उसे वाटर मिलेगा, ना सनलाइट मिलेगी, ना स्पेस मिलेगी, ना न्यूट्रिएंट मिलेगा। ये सारा कहाँ चला गया? ये सारा ग्रास में चला गया, घास उग गई और आपका जो टमाटो का प्लांट है वो उगना बंद हो गया। तो हम क्या करते हैं? हम सॉइल में से अपना वीड्स हटा लेते हैं। कई बार वीड पॉइजनस भी होते हैं। वीड्स क्या होते हैं? पॉइजनस कैसे होते हैं? क्योंकि ये इंटरफियर करते हैं ग्रोथ में, यानी जो क्रॉप प्लांट उग रहा है उसको भी रोक देते हैं ये। ठीक है, इसके अलावा वीड पॉइजनस होते हैं। डोमेस्टिक एनिमल इसे अगर खा लेंगे तो भी प्रॉब्लम है। अट्रैक्ट करते हैं, जो पेस्ट है, इंसेक्ट है, इसको अट्रैक्ट करते हैं। मतलब एक तरह से वीड्स जो होते हैं वो आपके प्लांट को डिस्ट्रॉय करने वाले होते हैं। तो हम उसे क्या करेंगे? रिमूव करेंगे। अब हम कुछ नाम सुन लेते हैं। खाते भी हम वीड्स को। आप बोलेंगे खाते हैं? यस, आप खाते हैं। आपने सुना होगा बथुआ, बथुआ खाते हैं, चौलाई खाते हैं, खुरी खाते हैं। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं चिनोपोडियम, एमेरांथस एंड कॉन्विलस। तो ये एडिबल प्लांट है आपके। नॉन एडिबल की अगर हम बात करेंगे तो वाइल्ड ओट और ग्रास हमारे नॉन एडिबल प्लांट है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, हम रिमूव करना चाहते हैं वीड को। तो आपको मैम 3 तरीका बताएंगे वीड रिमूव करने का। एक तो मैनुअल है, हाथ से गए, हमने पौधे निकाल निकाल के फेंक दिए। जैसे एक प्लांट है हमारे पास छोटा सा, तो उसमें टमाटो वाला उग रहा है, प्लांट ग्रो हो रहा है, हम ग्रास बगल से हाथ से मैनुअली हटा लेंगे। मैकेनिकली हम कैसे रिमूव करते हैं? उसके लिए भी 2 तरीके हैं। एक हैरो एंड रेक है जो कॉम्ब की तरह होता है। ठीक है, तो जब सॉइल में हम सो करते हैं सीड, तो हम पहले ही वीड्स को यानी ग्रासेस को हटा लेते हैं, बिग कॉन्ग लाइक रो हैरो एंड रेक। हैरो एंड रेक से हम क्या करते हैं? हटा लेते हैं, हैरो एंड रेक। दूसरा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? अगर स्टैंडिंग क्रॉप है, खड़ी हो गई है वीड्स बड़ी बड़ी, ठीक है, बगल में क्रॉप है, बगल में वीट और ग्रास उग रहा है, अरे वीट उग रही है, उसके बगल में ग्रास भी उगने लगी, तो हम क्या है? स्टैंडिंग क्रॉप को हटाएंगे किससे? खुरपी से। एग्जैक्टली, खुरपी क्या होती है? ट्रॉवेल। ट्रॉवेल यानी खुरपी और हो से हम स्टैंडिंग क्रॉप को रिमूव करेंगे। ये तो हो गया हमारा मैकेनिकल मेथड। नेक्स्ट सेकंड मेथड कौन सा आता है हमारा? केमिकल वीडिंग। केमिकल वीडिंग में क्या करते हैं? हम केमिकल्स छिड़कते हैं जिसकी वजह से जो वीड्स होते हैं, या वीडीसाइड्स छिड़कते हैं जिसकी वजह से जो वीड्स होते हैं वो मर जाते हैं। कौन कौन से आप नाम याद कर लीजिए। पहला है 2,4-D। 2,4-D एक केमिकल है। दूसरा केमिकल है MCPA। ठीक है, तीसरा केमिकल है ब्यूटाक्लोर। फोर्थ केमिकल है पैराक्वाट। ठीक है, तो ये चारों केमिकल क्या है? केमिकल वीडिंग में काम आते हैं। बायोलॉजिकल वीडिंग क्या होती है? यानी एक बायोलॉजिकल मेथड जिससे हम रिमूव करें। तो क्या करते हैं हम? बायोलॉजिकल इंसेक्ट, कॉचनियल इंसेक्ट जो है उसको हम छोड़ देते हैं। ये इंसेक्ट क्या करता है? प्रिकली पियर जो है, प्रिकली पियर एक क्या है बच्चों? वीड है
इसको ये एलिमिनेट कर देता है, जिसे हम ऑप्टूनिया भी बोलते हैं। तो ये कॉचनियल इंसेक्ट जो है ये ऑप्टूनिया प्लांट को खा जाता है, जो कि वीड है। तमिलनाडु में इसका ज़्यादा यूज़ है, ठीक है। तो वीड्स के बारे में इतना ही। अगर हम केमिकल नहीं यूज़ कर रहे हैं तो हम ऑर्गेनिक फार्मिंग बोलेंगे, और ऐसे फूड जो ऑर्गेनिक फूड होते हैं उसमें केमिकल नहीं होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसके बाद हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग एंड विनोइंग। हार्वेस्टिंग क्या होता है बच्चों? हार्वेस्टिंग होता है कटिंग एंड गैदरिंग द फुल्ली मैच्योर्ड क्रॉप। हम कट कर रहे हैं और गैदर कर रहे हैं फुल्ली मैच्योर्ड क्रॉप को। कट कर रहे हैं मतलब क्या कर रहे हैं बच्चों? हम लोग देखो, एक बार पेड़ बड़ा हो गया, इतना बड़ा पेड़ हो गया, फिर उसे हम काटेंगे। जब तक हम काटेंगे नहीं तब तक क्या होगा, उसमें कोई मैच्योरिटी नहीं आएगी। जब मैच्योर हो जाएगा और उसमें ग्रेन निकल आएंगे तब हम उसे हार्वेस्ट कर लेंगे, कटाई कर लेंगे, ठीक है। तो इसे भी दो तरह से हम कर सकते हैं, एक तो है मैनुअली, एक है हमारा मैकेनिकली। मैनुअली हम क्या करते हैं, राइस और वीट को हम कट करते हैं। कहाँ से कट करते हैं? कट क्लोज टू द ग्राउंड यूजिंग द हैंड। सिकल मतलब एक हंसिया होती है, उससे हम कट करते हैं। फिर सन ड्राई करते हैं उन क्रॉप्स को हम सुखा देते हैं फील्ड में, और जब वो सूख जाते हैं तो वो उसमें से ग्रेन और ये सारी चीज़ें निकल आती हैं, ठीक है। हम अगर मैकेनिकल की बात करें तो बड़े बड़े जो फार्म होते हैं वहाँ पे आप ऐसा तो नहीं कि सिकल से शुरू हो जाएंगे काम करना, आपको हो जाएगा साल, है ना। तो जो टाइम बचाने के लिए हम मशीन का यूज़ करेंगे, तो हार्वेस्टर एक मशीन होती है जो हार्वेस्ट करने में काम आती है, और कंबाइन जो मशीन होती है हार्वेस्टिंग और थ्रेशिंग दोनों में काम आती है। थ्रेशिंग क्या होता है? बेसिकली जो आपकी एक छड़ी है, यानी एक डंडी है आपकी, किस चीज़ की डंडी है? ये क्रॉप है ना, क्रॉप में से ग्रेन निकले हुए हैं, तो ये जो ग्रेन है इसको अलग तो करना ही पड़ेगा ग्रेन को क्रॉप में से, तो इसी को हम पीट के ग्रेन अलग कर देते हैं, और ये जो इसकी स्टॉक है इसे हम अलग कर देते हैं, ठीक है। जब हम ये अलग कर देते हैं देन अगेन ये ग्रेन है, इस ग्रेन के ऊपर एक क्या चढ़ा है? एक परत चढ़ी है, जैसे हम छिलका बोलते हैं, है ना, जिसे हम भूसा बोलते हैं। तो इसके अंदर आपको सीड मिलेगा, इसके अंदर आपको क्या मिलेगी? राइस और वीट मिलेगा। तो बेसिकली आपको दो चीज़ें हटानी है, एक तो आपको थ्रेशिंग से हटाना है, क्या चीज़? हस्क हटाना है, ठीक है, एंड विनोइंग से आपको हे एंड शाफ हटाना है, यानी भूसा हटाना है। तो हम इसे भी देखेंगे। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि हम सिकल का क्यों यूज़ कर रहे हैं, मैनुअली हार्वेस्ट करने के लिए, ठीक, एंड हार्वेस्टर एंड कंबाइनर का क्यों यूज़ कर रहे हैं? मैकेनिकली चीज़ों को हार्वेस्ट करने के लिए। थ्रेशिंग क्या होता है? एक प्रोसेस है जिसमें हम सेपरेट करते हैं हस्क और ग्रेन को क्रॉप में से। मैनुअल देखें तो क्रॉप थ्रेश्ड होता है अगेंस्ट अ हार्ड सरफेस, पीटा जाता है क्रॉप को, ठीक है, इसी क्रॉप को हम लोग पीटते हैं, तो मैनुअल हो गया। अगर हम एनिमल के थ्रू कर रहे हैं तो हमारे एनिमल कौन कौन से हैं? ऑक्स है, बफेलो है, कैमल है। ये तीनों एनिमल क्या होते हैं? हीप के ऊपर चलते हैं, और जब ये चलते हैं तो जितने भी ग्रेन हैं वो सेपरेट हो जाते हैं इस आपके हस्क से, ठीक है, हस्क से ये रिलीज हो जाते हैं ग्रेन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? मैकेनिकल मेथड है, जहाँ पे मशीन यूज़ होती है, उसे हम थ्रेशर बोलते हैं या कंबाइनर बोलते हैं। ये भी वही काम करती है, ये भी आपका थ्रेशिंग करती है, यानी कि रिमूविंग ऑफ ग्रेन एंड हस्क और ग्रेन को सेपरेट कर देती है। अब आते हैं थर्ड प्रोसेस पे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, विनोइंग नाम से ही समझ में आ रहा है, विंड यहाँ यूज हो रही है। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन फ्रॉम हे एंड शाफ्ट विद द हेल्प ऑफ विंड, यानी यहाँ से हम क्या करेंगे? ग्रेन को अलग कर लेंगे और जो इसका छिलका है उसको हम अलग कर देंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? जब हम छानेंगे, जैसे सूप पछोड़ते हैं ना, तो जब हम उसे पछोड़ेंगे, विनोइंग करेंगे, तो जो हमारा ग्रेन है वो थोड़ा हैवी है, वो वहीं गिर जाएगा और हीप बन जाएगी उसकी, है ना, उसकी क्या होगी? ऐसे हीप बन जाएगी ग्रेन की। और जो हमारा हे और शाफ है, जो भूसा है, वो चारों तरफ हवा से फैल जाएगा। ये काम हम पंखे के में भी कर सकते हैं, या जहाँ विंड चल रही होती है वहाँ भी हम करते हैं, ठीक है। हे एंड शाफ लाइटर होता है तो ये विंड से उड़ जाता है। अच्छा, विनोइंग के लिए भी अब मशीन आने लगी है जिसे हम विनोइंग मशीन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे? ग्रेन हमारा तैयार है, हम स्टोर करेंगे इसे, ठीक है, डोमेस्टिक लेवल पे और कमर्शियल लेवल पे
स्टोर करेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, सो अभी हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, स्टोरेज ऑफ ग्रेन, यानी हमें ग्रेन को स्टोर करना है। अब हम कैसे ग्रेन को स्टोर करेंगे, आपने देख लिया हार्वेस्टिंग हो गई, थ्रेशिंग हो गई, विनोइंग हो गई। अब आपका ग्रेन एक तैयार है, ठीक है। हमें इसे कैसे सेफली स्टोर करना, हम नहीं चाहते इसमें कोई फंगस लगे, इसमें कोई इंसेक्ट आए, इसमें कोई रॉडेंट यानी इसको चूहा खा जाए, है ना। आप तो ऐसा ग्रेन नहीं खाएंगे ना कि चावल को पूरा घून लगा हुआ चावल हो, पूरा आपका घून लगा हुआ गेहूं हो। आप क्या चाहते हैं, एकदम फ्रेशली हार्वेस्टेड, फ्रेशली आपके घर पे आए, ठीक है। तो उसके लिए मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, फंगस नहीं होना चाहिए, ग्रेन्स प्रॉपरली ड्राई होने चाहिए सन में। और फूड ग्रेन्स को स्टोर किया जाता है दो चीज़ों में। एक तो होता है गनी बैग्स। बच्चों गनी बैग्स क्या होता है, बेसिकली गनी बैग्स जो होते हैं ये जूट के बैग होते हैं। आपने बोरी सुना है, तो एग्जैक्टली गनी बैग्स जो होती हैं वो बोरियां होती हैं, उसको एक के ऊपर एक स्टैक करके रखते हैं। जैसे ये एक बोरी है, उसके वो 2 बोरी 3 बोरी, है ना। तो ये कई बोरियां जो है वो आप देखेंगे किसी एक गोडाउन में रखी है। कहाँ रखी है, गोडाउन, एक ऐसी प्लेस जहाँ पे मच्छर मक्खी चूहे बिल्ली इस तरह की कोई भी चीज़ आपके ग्रेन को यानी आपके अनाज को खराब नहीं करेगी। और कैसे रखेंगे आप, स्टैक बाय स्टैक। किताबें आप रखते हैं ना एक के ऊपर एक के ऊपर एक, तो वही स्टैकिंग आप गोडाउन में करेंगे जूट के बैग्स की। इसके अलावा क्या होगा बच्चों, एक वुडन प्लेटफॉर्म पे आप रखेंगे, एक लकड़ी के प्लेटफॉर्म पे रखेंगे एंड स्टोर करेंगे इससे 10 से 15 सेंटीमीटर अबव फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है। थोड़ा सा ऊंचा रखेंगे ग्राउंड से, क्यों, क्योंकि ग्राउंड में अगेन सीलन आ जाती है, चूहे रहते हैं, तो इस वजह से ग्राउंड से ऊपर। एंड 70 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द वॉल, वॉल से भी थोड़ा दूर रखेंगे, क्यों, कभी घून है, कभी कोई दीमक है या कभी कोई सीलन है, वो किस में चली जाएगी आपके बच्चों, आपके ग्रेन्स में चली जाएगी, राइस में, पल्स में, वीट में, इस तरह के आपके किसी भी प्रोडक्ट में ये चीज़ खराब कर देगी आपको। तो ये तो हो गया आपका डोमेस्टिक लेवल स्टोरेज, सॉरी हाँ, डोमेस्टिक लेवल कमर्शियल लेवल में क्या डिफरेंस है बच्चों। डोमेस्टिक मतलब आप घर में रख रहे हैं, घर में आप बड़े बड़े कंटेनर में रखेंगे, कई लोग बोरी में भी रखते हैं, गनी बैग्स में, मगर 1 या 2 बोरी होगी, इससे ज़्यादा चावल गेहूं आप नहीं रख सकते, है ना। आपकी जितनी बड़ी फैमिली उस हिसाब से आप रखेंगे, कंटेनर में बड़े बड़े डब्बों में आप रख सकते हैं। तो ये घर में डोमेस्टिक आपका लेवल का स्टोरेज हो गया। कमर्शियल लेवल की स्टोरेज की बात करेंगे तब आप किस में रखेंगे, गनी बैग्स में रखेंगे। इसके अलावा आप रखेंगे सिलॉस और ग्रैनरीज में। सिलॉस क्या होता है बच्चों, टॉल सिलेंडर होता है ना, स्टील का सिलेंडर होता है जिसमें बल्क स्टोरेज करते हैं हम ग्रेन की, यानी ज्यादा मात्रा में ग्रेन को हम स्टोर करके रखते हैं। स्पेशली गवर्नमेंट एजेंसीज जितनी भी हैं, जैसे एफसीआई है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये स्टोर करके रखती है साल भर के हमारे ग्रेन्स को, ठीक है। इसके अलावा ग्रेन जो सिलॉस में रखा हुआ है उसमें हम क्या क्या करते हैं, हम इंस्पेक्शन करते हैं, हम देखते हैं उसमें कोई धूल मिट्टी कोई गंदगी या कुछ ऐसा तो नहीं है कि कोई चोरी करके ग्रेन ले जा रहा हो, है ना। तो ये सारी चीज़ों का इंस्पेक्शन होता है। इसके अलावा हम फ्यूमिगेशन करते हैं, यानी कि हम क्या करते हैं, छिड़काव करते हैं चीज़ों का, ठीक है। इसके अलावा हम नाइट्रोजन सर्कुलेशन करते हैं। नाइट्रोजन सर्कुलेशन का क्या यूज़ है बच्चों, ऑक्सीजन की सप्लाई को नाइट्रोजन काट देता है एंड नाइट्रोजन की वजह से कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं हो पाते हैं। सबसे लेटेस्ट और सबसे सेफेस्ट मेथड है ये। तो आजकल अगर कोई भी पूछेगा कि मैम कैसे स्टोर करना है, तो नाइट्रोजन गैस अगर उस हम कंपार्टमेंट में बंद कर देंगे तो कोई भी तरह का उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं होगा, और लॉन्गर पीरियड तक बिना किसी केमिकल के, बिना किसी कंटामिनेशन के आप ग्रेन्स को स्टोर करके रख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो टेम्परेचर कंट्रोल रखते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं, बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं, तो टेम्परेचर कंट्रोल करके हम वहाँ का रखते हैं। नाइट्रोजन से सर्कुलेशन से ऑक्सीजन सप्लाई रुक जाती है सिलॉस में। तो सिलॉस और ग्रैनरी, बेसिकली ग्रैनरी क्या होती है, एक तरह की मिट्टी के जो होते हैं वो घर होते हैं जिसमें हम स्टोर करके रखते हैं अगेन ग्रेन्स को, ठीक है। तो सिलॉस और ग्रैनरी, और सिलॉस क्या होते हैं, बड़े बड़े टॉल सिलेंडर होते हैं जिसमें हम स्टोर करके रखते हैं ग्रेन को, ठीक है। इतने बड़े बड़े सिलेंडर्स होते हैं, मतलब आपका पूरी फैक्ट्री जैसा लगेगा आपको। आप जब एफसीआई के बाहर से निकलेंगे, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से, आप देखेंगे बड़े बड़े कंटेनर्स में स्टोर है कई ग्रेन्स, है ना, कई टन ग्रेन्स। तो ये चीज़ें होती हैं, फिर डिस्ट्रीब्यूशन होता है ऑफकोर्स, आपको जो है राशन की दुकान पे आपको फूड मिल जाता है, ठीक है, ग्रेन्स मिल जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं पोस्ट हार्वेस्ट प्रिकॉशन। अब आपने हार्वेस्ट तो कर लिया, बहुत अच्छी बात है, आपने काट लिया गेहूं या चावल, आपने धान को निकाल लिया, पर आप चाहते हैं नहीं हमें इसे स्टोर करके रखना है, तो कैसे स्टोर करके रखेंगे, या तो हम इसे करेंगे सन ड्राई, और या तो हम इसमें छोड़ेंगे हॉट एयर।
हॉट एयर छोड़ेंगे, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, सूख जाएंगे ग्रेन। ग्रेन में मॉइस्चर लग जाएगा बेटा, ग्रेन खराब हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रेन इज सन ड्राइड और हॉट एयर शुड बी पास थ्रू इट, ब्लोइंग थ्रू इट। सेकेंड, द पार्टिकल्स, जो पार्टिकल्स है उसमें छोटे छोटे, जैसे स्ट्रॉ है, वीड है, जो भी घास फूस रह गई है, अर्थ के कुछ पार्टिकल है, डस्ट है, उस सबको छलनी से छान के सीविंग करके उसे हम निकालते हैं, जितने भी फॉरेन मटेरियल्स हैं। इसके अलावा जो फूड ग्रेन्स होते हैं उसमें इन्फेक्शन ना हो, कोई भी इंसेक्ट और पैथोजन ना हो, तब इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स का भी यूज करते हैं। इसके अलावा हम क्या करते हैं, फ्यूमिगेशन करते हैं। लर्न दिस वर्ड, फ्यूमिगेशन। फ्यूमिगेशन क्या होता है, बेसिकली केमिकल का स्प्रे करते हैं ताकि जो भी इंसेक्ट हैं, जो भी पेस्ट हैं, वो सब किल हो जाएं विदाउट अफेक्टिंग द ग्रेन। ग्रेन में कोई वे अफेक्ट नहीं आता, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, चावल धो के खाते हैं, गेहूं धो के खाते, दाल धो के खाते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे केमिकल्स जो होते हैं वो स्प्रे होते हैं, फ्यूमिगेट होते हैं, ताकि लॉन्ग टर्म तक स्टोर रहे, है ना। इसके अलावा देसी भी हमारे पास नुस्खे हैं, जैसे कि हम ड्राइड नीम लीव्स यूज कर सकते हैं ना। इसके अलावा नीम पाउडर यूज करते हैं, ब्लैक पेपर का पाउडर, काली मिर्च का पाउडर भी हम यूज करते हैं। तो नीम जो होती है ये क्या होती है, एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल होती है। ये बेसिकली जितने भी पेस्टिसाइड्स हैं इसको हटा देती हैं। इसके अलावा स्मॉल क्वांटिटी में वेजिटेबल ऑयल और मिनरल ऑयल यूज करते हैं, जो ऐड होते हैं ग्रेन्स में ऑफ लेग्यूम टू प्रिवेंट पेस्ट। तो आपने देखा होगा जो पेस्ट होते हैं वो क्या होते हैं, छोटे छोटे एग छोड़ जाते हैं, छोटे छोटे उनके लार्वा रहते हैं, उसी से फिर और बड़े हो जाते हैं ना। तो आप देखते हो कि बहुत सारे, एक मच्छर से बहुत सारे मच्छर होते हैं, सिमिलरली एक पेस्ट से बहुत सारे पेस्ट होते हैं। तो जैसे हम मिनरल ऑयल डाल देते हैं, कौन सा ऑयल डाल देते हैं बच्चों, मिनरल ऑयल डाल देते हैं, तुरंत ही सारे जितने भी हमारे छोटे छोटे एग्स हैं इंसेक्ट के, मर जाते हैं, लार्वा विल गेट डाइड, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, हम स्प्रे को रेगुलरली करते हैं। रेगुलरली करते हैं कहने का मतलब है 3 वीक्स में 1 टाइम हम पेस्टिसाइड करते हैं। 3 हफ्ते में हम एक बार पेस्टिसाइड जरूर करते हैं। क्यों करते हैं, मतलब महीने में लगभग एक बार करते हैं, ताकि बार बार पेस्टिसाइड करने से कोई भी स्टोरेज में प्रॉब्लम ना आए। यही वाला जो गेहूं है, यही वाला चावल है, आप कम से कम साल भर खाएंगे तो आपके साल भर उसमें कीड़े नहीं लगेंगे, ठीक है। पेस्टिसाइड स्प्रे होती है, ये सब आपको पता चल गया है। तो अब आपको एक बार रिपीट कर देते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। सबसे पहले आपने सॉइल प्रिपेयर की, फिर सॉइल के बाद आपने सीड को सो किया, सेलेक्ट किया, सो किया, फिर आपने एप्लीकेशन किया यानी अप्लाई किया मैन्योर और फर्टिलाइजर को, फिर आपने इरिगेशन किया यानी उसमें पानी डाला, ठीक है। फिर आपने वीडिंग की। वीडिंग किससे करते हैं आप, मैनुअली, केमिकली, बायोलॉजिकली, हर तरह से कर सकते हैं, हैरो और ट्रॉवेल का यूज करते हैं। फिर आपने थ्रेशिंग की यानी कि आपने ग्रेन को अलग किया स्टॉक में से, ठीक है। मैनुअली भी कर सकते हैं, थ्रेशर कंबाइनर, किसी भी तरह से। विनोइंग किया यानी हे और शाफ को अलग किया ग्रेन से, जो छिलका है और जो ग्रेन है उसको अलग किया, और लास्ट में आपने स्टोरेज किया, सन ड्राई करके उसे अच्छे से पैक किया। अब हम क्या करेंगे, फर्टिलिटी को रिस्टोर करेंगे। हम चाहते हैं जहाँ पे एक बार हमने ग्रेन उगाया है वो सॉइल वापस से रीफर्टाइल हो जाए, तो हम क्या करेंगे, सॉइल की फर्टिलिटी को रीस्टोर करेंगे। इसके अलावा हम देखेंगे क्रॉप इंप्रूवमेंट और ग्रीन रेवोल्यूशन क्या होता है। तो अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी आपने पढ़ा था कि हम लोगों ने कैसे एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करी। अब एग्रीकल्चरल डन हो गया, हमें सॉइल की फर्टिलिटी क्या करनी है, बढ़ानी है। तो हम क्या करेंगे, हम ये 4 स्टेप फॉलो करेंगे, ठीक है, सॉइल फर्टिलिटी को रीस्टोर करने के लिए, ठीक है। वापस आ जाए, जैसे मान लीजिए आपकी एनर्जी चली गई, आप खाना खा चुके, उतना खाना आपका मतलब यूज़ हो गया, फिर आपको भूख लगाई। सिमिलरली सॉइल भी अपनी फर्टिलिटी एक टाइम तक उसकी रहती है, जब तक क्रॉप हो रहा होता है, हम उसमें मैन्योर ऐड करते हैं, फर्टिलाइज़र ऐड करते हैं, वाटर ऐड करते हैं, पर एक समय के बाद जब क्रॉप वापस पूरा हो जाता है तो उसकी फर्टिलिटी खुद ब खुद डिक्रीज हो जाती है। तो सॉइल की फर्टिलिटी को रीस्टोर करने के लिए, ठीक है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे फैलोइंग, ठीक है, FALLOWING। फैलोइंग क्या होता है बच्चों, जब हम एक साल, फार्मर क्या करता है, फार्मर डज नॉट ग्रो अनदर क्रॉप फॉर 1 सीजन, यानी पूरे एक सीजन तक वो क्रॉप ग्रो नहीं करता। मतलब एक बार हार्वेस्ट करेगा, एक बार काट देगा क्रॉप को, तो दोबारा एक सीजन में ब्रेक दे देगा, उसके बाद नेक्स्ट सीजन में वापस से क्रॉप को ग्रो करेगा, ठीक है। तो इससे क्या होता है, जो फेलो सॉइल होते हैं वो रीगेन कर लेते हैं न्यूट्रिएंट को, यानी वो रीगेन करना स्टार्ट कर देते हैं न्यूट्रिएंट। अब ये रीगेन कैसे होगा, तो जो रिमेनिंग होते हैं प्लांट एनिमल के, जो डेड और डिकम्पोज्ड मैटर होते हैं,
वो माइक्रोब के थ्रू, जी हाँ, माइक्रोब के थ्रू वो क्या होंगे, वापस से कन्वर्ट हो जाएंगे कंपोस्ट में। तो माइक्रोब के थ्रू कंपोस्ट में ये कन्वर्ट हो जाएंगे या हमस में कन्वर्ट हो जाएंगे और सॉइल की फर्टिलिटी रीगेन हो जाएगी। नेक्स्ट क्या होता है, बाय एडिंग मैन्योर। तो हम मैन्योर ऐड करते हैं, फर्टिलाइजर ऐड करते हैं बिफोर द, हम क्या करते हैं, बिफोर सोइंग सीड ऐड करते हैं, बिटवीन ट्रांसप्लांटिंग, यू कैन से जब भी क्रॉप ग्रो हो रहे होते हैं तो इन बिटवीन हम ऐड करते रहते हैं, ठीक है, बिटवीन द ग्रोथ टाइम पे हम ऐड करते रहते हैं। फिर हम क्या करते हैं, क्रॉप रोटेशन करते हैं। क्रॉप रोटेशन करना एग्जैक्टली क्या है, मतलब एक क्रॉप लगाया एक साल, फिर दूसरा क्रॉप लगाया एक साल। तो उससे क्या होता है, जो क्रॉप मान लीजिए आपका नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा यूज़ हो गया, ठीक है, तो नाइट्रोजन किस में यूज़ हो गया, वीट में यूज़ हो गया। अब क्या हमने अगले साल कौन सा पेड़ लगा दिया, कोई भी लेग्यूमिनस प्लांट, लेग्यूमिनस जैसे कि पी, ग्राम, ग्राउंडनट लगा दिया। अब लेग्यूमिनस प्लांट क्या करेगा, जो नाइट्रोजन खत्म हो गया है ना, नाइट्रोजन एक्सटिंग्विश हो गया है, उसे रेप्लेनिश करेगा। रेप्लेनिश करना मतलब वापस से उसमें नाइट्रोजन आ जाएगा, ठीक है। इसके लेग्यूमिनस प्लांट के रूट नोड्यूल में क्या होता है, एक राइजोबियम बैक्टीरिया होता है। लेग्यूमिनस प्लांट के रूट नोड्यूल्स में, रूट में छोटे छोटे नोड्यूल्स होते हैं, ऐसे रूट होता है, उसमें छोटे छोटे नोड्स होते हैं, ठीक है। उसमें राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, जो कि एक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है, ये प्रेजेंट होता है। ये क्या करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देता है सॉइल के नाइट्रेट में, अमोनिया में, ताकि सॉइल में से प्लांट क्या करे, रीगेन कर ले अपना नाइट्रोजन, ठीक है। तो हम जनरली क्या करते हैं, जब हम वीट लगाते हैं एक सीजन, तो नेक्स्ट सीजन हम क्या लगाते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट लगाते हैं। तो अब आपको क्रॉप रोटेशन के बारे में थोड़ा सा पता चल गया होगा। आप और भी रोटेशनल बेसिस के प्लांट ढूंढ सकते हैं अपने मन से, ठीक है। नेक्स्ट हम बताते हैं मिक्स्ड क्रॉपिंग। तो मिक्स्ड क्रॉपिंग क्या होती है, मतलब एक साथ हमने दो क्रॉप लगाए, मतलब एक क्रॉप लगाया है, फिर नेक्स्ट क्रॉप लगाया, फिर एक क्रॉप लगाया, फिर नेक्स्ट क्रॉप लगाया। तो सेम फील्ड में हम क्या कर रहे हैं, एक क्रॉप लगा रहे हैं, दूसरा लगा रहे हैं, एक लगा रहे हैं, दूसरा लगा रहे हैं। उससे क्या फायदा होगा बच्चों, मान लीजिए एक जो न्यूट्रिएंट दे रहा है, दूसरा वाला दूसरा न्यूट्रिएंट दे रहा है। एक के जो मान लीजिए एक फ्लावर लगा दिया हमने, तो वो क्या करेगा, वो अट्रैक्ट करेगा बर्ड्स को। और दूसरा वाला क्या है, मान लीजिए डिस्पर्सल करना है सीड का, तो क्या होगी, जो बर्ड्स होंगी वो पॉलिनेशन में हेल्प करेंगी। तो ये सारी चीजें हम ध्यान में रख के एक साथ दो या दो से ज्यादा क्रॉप सेम फील्ड में सेम टाइम पे अगर लगा रहे हैं तो हम उसे मिक्स्ड क्रॉपिंग बोलेंगे। और अगर हम अलग अलग सीजन में अलग अलग क्रॉप लगा रहे हैं, डिफरेंट चेंज कर करके, तो क्रॉप रोटेशन बोलेंगे। क्रॉप को इम्प्रूव क्या करना है, भाई क्रॉप तो उग रहा है, तो उसमें क्या इम्प्रूव करना है, उसमें चार चीजें इम्प्रूव करनी है। पहली चीज आती है हाई यील्ड चाहिए हमें, क्या चाहिए, बहुत ज्यादा यील्ड चाहिए, यानी उसमें बहुत ज्यादा क्रॉप हो। मतलब आप अगर एक फॉर एग्जाम्पल मैंगो ट्री लगा रहे हैं, तो आप चाहेंगे ना उसमें ज्यादा मैंगोज हो, कि बस दो मैंगो, ऐसा तो नहीं है, तो आप ज्यादा मैंगोज चाहेंगे। सिमिलरली एक क्रॉप में जैसे वीट हो रही है या राइस हो रहा है या बार्ले है, तो ये हम चाहते हैं ज्यादा अमाउंट में, तो हाई यील्डिंग हो गया। शॉर्टली मेच्योर हो जाए, यानी अगर हमने 6 मंथ्स लग रहा है मेच्योर होने में, तो हम चाहेंगे कि 4 मंथ 3 मंथ में मेच्योर हो जाए। फिर क्या हम चाहते हैं, डिजीज रेजिस्टेंट हो, कोई उसमें डिजीज लग जाएगी तो जाहिर सी बात है ग्रेन खराब हो जाएगा। पेस्ट रेजिस्टेंट हो, अगर कोई पेस्ट लग गया तो भी क्रॉप खराब हो जाएगा। तो ये सब रेजिस्टेंट मतलब क्या होता है, ये सब चीजें ना हो उसमें, है ना, रेजिस्टेंस हो, मतलब पेस्ट ना लगे, डिजीज ना हो, इस तरह का क्रॉप हम चाहते हैं। और क्या हो, क्वालिटी उसकी अच्छी हो, अच्छी क्वालिटी का हम सामान खाएं। इसके अलावा उसमें न्यूट्रिएंट हाई हो, है ना, यील्ड अच्छी है। तो ये सारी चीजें हमें क्रॉप इंप्रूवमेंट में पढ़ने को मिलेगी। अब एक आती है बात ग्रीन रेवोल्यूशन की। तो ग्रीन रेवोल्यूशन बच्चों क्या है, ग्रीन रेवोल्यूशन ये है कि हम चाहते हैं कि फूड की जो प्रोडक्शन है वो बढ़ जाए, सफिशिएंट फूड प्रोड्यूस हो। अब मान लीजिए आपके यहाँ खाने वाले 10 लोग हैं, ठीक है, तो हम क्या चाहेंगे कि क्या बस 8 लोगों के लायक खाना हो, नहीं, हम चाहेंगे कम से कम 10 लोगों के लिए खाना सफिशिएंट हो। तो हम क्या चाहेंगे कि ज्यादा अमाउंट में खाना हो, इसीलिए ग्रीन रेवोल्यूशन लाया गया। इनके कौन थे मेन, MS स्वामीनाथन, जी हाँ, MS स्वामीनाथन scientist was started the green revolution and an agricultural scientist, and he became a successful in collecting all the government agencies, scientists and farmer
टू प्रोड्यूस सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फूड, इतना फूड मिल जाए कि कोई भी भूखा ना रहे, है ना। तो ये इन्होंने क्या किया, ग्रीन रेवोल्यूशन में किया 1960 से 1980 तक, और इसे हम गोल्डन एरा ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर कहते हैं। ऑफ कोर्स गोल्डन क्यों है, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्रॉप वहाँ पे मिले। अभी हम ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट ग्रीन रेवोल्यूशन। तो हमने पढ़ा कि एम.एस. स्वामीनाथन जो थे वो फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, या उन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट किया था इंडिया में पर्टिकुलरली। तो इससे क्या हुआ कि सेल्फ सफिशिएंट ग्रोथ हम कर पाए किसकी, फूड की, यानी फूड जितना प्रोडक्शन हमें चाहिए था उतना ही मिला। अब इन्होंने काम क्या किया ड्यूरिंग ग्रीन रेवोल्यूशन, इन्होंने हाई यील्डिंग ड्रॉप वैरायटी ऑफ वीट बनाई। हाई यील्डिंग, ध्यान से पड़ेगा, हाई यील्डिंग मतलब जिसमें ज्यादा अमाउंट ऑफ वीट निकले। ड्रॉप मतलब छोटे छोटे पौधे हों, एकदम छोटे छोटे पौधे होंगे, उससे क्या हो जाएगा, छोटे पौधों से हम जल्दी जल्दी वीट को निकालेंगे। अगर बड़े बड़े झाड़ होंगे पौधे के तो हम निकाल नहीं पाएंगे। तो हाई यील्डिंग ड्रॉप वैरायटी ऑफ वीट निकली, और दो जगह से इसे इंट्रोड्यूस किया गया, एक था मेक्सिको, दूसरा था ऑस्ट्रेलिया। ये दोनों न्यू वैरायटी जो थी वो डिजायरेबल कैरेक्टर की थी। इसे क्रॉस ब्रीडिंग कराई, यानी इसे आपस में हमने ब्रीड कराया ताकि हमें एक अच्छी वैरायटी मिल सके। अच्छी वैरायटी कौन सी थी, मैक्सिकन वीट जो थी हमारी अच्छी वैरायटी थी, मैक्सिकन वीट। ठीक है, ये हाई यील्डिंग वैरायटी थी, रेजिस्टेंट टू पेस्ट एंड डिजीज था, ड्रॉप थी, छोटी सी थी, मतलब कम हाइट की थी। ठीक है, कम हाइट की थी, लेस वाटर रिक्वायर्ड था, इसमें वाटर बहुत ज्यादा नहीं चाहिए था। इसकी मेच्योरिटी शॉर्ट टाइम में थी, यानी मान लीजिए 6 मंथ्स में वीट हो रही थी, तो अब जो वो थी 3-4 मंथ्स में वीट आपकी तैयार हो जाती है। इसी तरह जो भी हाई यील्डिंग वैरायटी रहती है, जिसे हम HYV बोलते हैं, हाई यील्डिंग वैरायटी रहती है, जैसे राइस, बाजरा, शुगर केन, मेज, ये सब बच्चों हाई यील्डिंग वैरायटी है। इसके बहुत सारे वेरिएंट आज भी बन रहे हैं। ठीक है, इंडियन क्लाइमेटिक कंडीशंस को देख के। अब दो चीजें आती हैं बात, हर चीज का एडवांटेज और डिसएडवांटेज होता है। तो सबसे पहले एडवांटेज देख लेते हैं, क्योंकि कंट्री जो थी वो हमारी क्या हो गई थी, अब सेल्फ सफिशिएंट फूड ग्रेन हो गया था, यानी अब यहाँ पे फूड जो था अच्छी क्वांटिटी में हम खा सकते थे। दूसरा क्या था, बफर स्टॉक प्रिपेयर हो गया था। बफर स्टॉक क्या होता है, वीट और राइस का, ये अगर कभी आपको फ्यूचर में कम हो गया फूड, शॉर्टफॉल हो गई फूड की, तो आप स्टोर करके रख सकते हैं। जैसे आप क्या करते हैं कि आप गेहूं खरीदते हैं, चावल खरीदते हैं, या कोई भी ग्रेन खरीदते हैं, आप थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में रखते हैं ताकि कोई अगर आ जाए तो हम उसे दे सकें। सिमिलरली बफर स्टॉक में, अगर मान लीजिए कि अब हमारी कंट्री में कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई जिसकी वजह से वीट और राइस नहीं रही, तो बफर स्टॉक रहेगा, फ्यूचर में काम आएगा, जिससे जो शॉर्टफॉल है वो कम हो जाएगी, यानी कि किसी को भी खाने की कमी नहीं रहेगी। इकोनॉमिक इंप्रूवमेंट हुआ, फार्मर जो थे पहले बहुत गरीब होते थे क्योंकि उनके पास थोड़े ही पैसे होते थे। थोड़ा खाना उगाएंगे तो थोड़े पैसे होंगे, ज़्यादा खाना उगेगा तो ज़्यादा पैसे होंगे, तो ऑब्वियसली फार्मर की इकोनॉमिक कंडीशन इंप्रूव हुई। और एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर पहले कोई इंडस्ट्री नहीं थी, पर आज एग्रीकल्चर एक इंडस्ट्री है बच्चों। ठीक है, तो ये 4 फायदे हैं। अब इसके नुकसान देख लेते हैं क्या है। तो एक्सेसिव यूज करेंगे हम केमिकल फर्टिलाइजर का, कभी भी हम केमिकल और फर्टिलाइजर का एक्सेस यूज कर देते हैं तो सॉइल की केमिस्ट्री बदल जाती है, यानी सॉइल में इतना ज्यादा केमिकल हो जाता है कि वो खराब हो जाता है इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। इसके अलावा इसकी जो फर्टिलिटी होती है सॉइल की वो भी कम हो जाती है बच्चों। और क्या कह रहा है ये, अगर हम इसका इनजुडिशियस यूज करेंगे, यानी हमने बेधड़क यूज करेंगे इसको, वीडीसाइड, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर पल्यूट कर डालेगा वो पूरे सॉइल को, वाटर पोल्यूशन कर देगा, पानी पीने लायक भी नहीं रहेगा, यानी अनसुटेबल वाटर फॉर ड्रिंकिंग हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, कम यूज करना है फर्टिलाइजर का और पेस्टिसाइड्स का। अच्छा, ऐसे क्रॉप को जो हाई यील्डिंग क्रॉप होते हैं, इसको पानी बहुत रिक्वायर्ड होता है। जब ज्यादा पानी रिक्वायर होगा तो हम क्या करेंगे, अंडरग्राउंड वाटर निकालेंगे, लार्ज स्केल पे अंडरग्राउंड वाटर निकालेंगे तो डिप्लीशन हो जाएगा, यानी पानी की भी कमी हो जाएगी। और जो ग्राउंड वाटर है वो भी लीचिंग के इफेक्ट से खराब हो जाएगा, यानी ग्राउंड वाटर में भी केमिकल बह बह के जाएगा तो वो भी खराब हो जाएगा। तो बच्चों अब आप देख लीजिए कि ग्रीन रेवोल्यूशन के फायदे तो हैं, पर एक्सेस में यूज करेंगे तो उसके नुकसान भी। ओके बच्चों, सो नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, फूड फ्रॉम एनिमल्स, यानी हमें एनिमल से कौन कौन से फूड मिलते हैं। आपको पता है सबसे पहले मिल्क मिलता है। ठीक है, मिल्क एक कंप्लीट फूड है जिसमें प्रोटीन है, एसेंशियल मिनरल है, सिर्फ विटामिन सी नहीं होता है, खट्टा नहीं होता मिल्क। ठीक है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, पर सार तब होता है वो जब उसमें कर्ड में ऐड करेंगे ना,
तो मिल्क जो होता है वो कंप्लीट फूड होता है, इसमें प्रोटीन होता है, एसेंशियल मिनरल्स होते हैं। मिल्क हमें काउ, गोट, बफलो, शीप एंड कैमल से मिलता है। नेक्स्ट प्रोडक्ट हमारा आता है मीट। मीट में हाई प्रोटीन होता है, फैट्स भी होते हैं। फिश, बर्ड, गोट, शीप एंड पिग्स के हम मीट लेते हैं। नेक्स्ट आता है हनी। हनी जो होता है वो हनी बी से, ऑफकोर्स हनी बी क्या करती है, नेक्टर ऑफ फ्लावर यानी एक जूस होता है फ्लावर का, उसे कलेक्ट करती हैं। कलेक्ट करने के बाद स्टोर करती हैं, कन्वर्ट कर देती हैं उसे हनी में। कहाँ स्टोर करती है, बी हाइव में, ठीक है। और इसी बी हाइव को हम जला के इसमें से क्या निकालते हैं, पहले हम सारी हनी बीज को उड़ा देते हैं, है ना। जब सारी हनी बीज उड़ जाती हैं तो हम इस बी हाइव में जला के और फिर उसमें से हनी ऑब्टेन करते हैं, प्योर हनी। हनी में मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है। जनरली जब हमें कोल्ड एंड कफ होता है तब हम लोग हनी यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है एग। एग का क्या पार्ट है, एग के दो पार्ट है। एक तो है व्हाइट एल्ब्यूमिन, व्हाइट एल्ब्यूमिन लर्न कर लीजिए, एंड येलो योक होता है। व्हाइट एल्ब्यूमिन में क्या क्या होता है, विटामिन बी होता है, फैट होता है, विटामिन ए होता है, कैल्शियम होता है, फास्फोरस होता है और आयरन होता है। इतनी चीजें विटामिन व्हाइट एल्ब्यूमिन में होती हैं। अब आते हैं हम येलो योक में। जो येलो पार्ट होता है, एग का योक पार्ट होता है, उसमें होता है बच्चों प्रोटीन, ठीक है। तो ये आपको लर्न करना पड़ेगा कि प्रोटीन किस में होता है, योक में होता है, और बाकी जितने विटामिन ए बी, फैट, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, ये हमारा व्हाइट पार्ट ऑफ एग में होता है। एग हम लोग चिकन, डक, गीज, क्वेल्स और टर्की से ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं हम एनिमल हस्बेंड्री। तो ये एक ब्रांच है जिसमें रेयरिंग ऑफ एनिमल करते हैं लार्ज स्केल पे, यानी हम जब सारे एनिमल को लार्ज स्केल पे हम रियर करते हैं। रियर करना मतलब हम उसे ग्रो करते हैं, हम उसे ब्रीड्स को ग्रो करते हैं। क्यों, ताकि हम उसमें से मिल्क, मीट, हनी, एग ये सब ले सके, ठीक है। तो इस पूरी ब्रांच को हम एनिमल हस्बेंड्री बोलते हैं। अब इसमें सब ब्रांचेस है। पहली कौन सी है, एपीकल्चर, रियरिंग ऑफ हनी बी, यानी हमें हनी ऑब्टेन करना है तो हम एपीकल्चर नाम याद रखेंगे। नेक्स्ट आता है कल्चरिंग ऑफ फिश। फिश को या फिश जैसे एनिमल्स को, एक्वेटिक एनिमल के लिए हम पिसी कल्चर होता है, पिसी, ठीक है। पिसी कल्चर फॉर फिश, एपीकल्चर फॉर हनी बीज। फिर आता है पोल्ट्री फार्मिंग। पोल्ट्री फार्मिंग जो होता है वो जनरली बर्ड्स के लिए होता है। हम बर्ड के एग और मीट को ऑब्टेन करते हैं जब हम रियर करते हैं, यानी बर्ड्स को हम ग्रो करते हैं कहाँ पे, पोल्ट्री फार्म में। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। जितने भी आपके क्वेश्चंस आपकी बुक में से सॉल्व हो रहे हैं आप सॉल्व करिए। क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के लिए आपको इतना ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म। Thanks for watching our video. For more such videos, subscribe to our channel Amplify Study.